नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। और हम जीके जीएस पढ़ रहे हैं जिसमें हम मध्यकालीन भारत का इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 17वां लेक्चर है। और हम दिल्ली सल्तनत की कहानी ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं और दिल्ली सल्तनत के बाद हमने मुग़लों को पढ़ना प्रारंभ किया था। और मुग़लों में भी हम बाबर की बात कर चुके हैं, बाबर को हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। पिछले लेक्चर में हमने हुमायूं की बात कर ली थी और हुमायूं का पूरा डिस्कशन कर लिया था। अब आज हमें एक तो हुमायूं के युद्ध के बारे में बात करनी है और दूसरी बात हमको करनी है जो शेर शाह सूरी था, तो शेर शाह सूरी का शासनकाल किस प्रकार का रहा और शेर शाह सूरी का कंप्लीट डिस्कशन हमें करना है आज के लेक्चर में। तो हुमायूं के जो युद्ध बचे हुए थे और हुमायूं की जो मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम शेर शाह सूरी के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें दोस्त आपको सिर्फ मिलती हैं 6300 रुपीज़ में, सिर्फ 6300 रुपीज़ में। इसके लिए आपको ये करना होगा कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, MPPSC और व्यापम के सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पर 7000 रुपीज़ का आपको अमाउंट बताएगा। वहाँ पर आपको मेरा कोड SG लाइव कैपिटल लेटर में SG लाइव लिखना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और यही चीज़ आपको 6300 रुपये में मिल जाएगी। एक बार अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर स्पेशल क्लासेस को देखें और फिर आप इस बारे में कुछ निर्णय ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इसके बारे में हमने कल बात की थी और हमने देखा था कि जो बाबर होता है तो बाबर के 4 बेटे होते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। जो हुमायूं होता है वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा होता है और हुमायूं एक तैमूरी परंपरा का पालन करते हुए अपने पूरे साम्राज्य को 4 भाइयों में बराबर बांट देता है। हुमायूं के पास दिल्ली, आगरा और इसके आसपास का इलाका आता है। कामरान के पास काबुल और कांधार का इलाका आता है, लेकिन बाद में आगे जाकर के जो कामरान है वो पंजाब वाले इलाके में भी कब्जा कर लेता है। फिर जो अस्कनी और हिंदाल हैं उनको संभल और अलवर का इलाका मिलता है। हुमायूं जब राजा बनता है तो उसे कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसे बहुत सारे चैलेंजेस को देखना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज हुमायूं के सामने होता है वो होता है अफगानों की चुनौती से निपटना, टू डिफीट द चैलेंजेस ऑफ अफगान। अफगान बेसिकली अफगानिस्तान से आई हुए एक जाति थी जो पूरे के पूरे भारत में स्प्रेड हो चुकी थी। जब ये स्टार्टिंग में भारत आए थे तो ये तुर्कों के लिए आर्मी का काम किया करते थे, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत में जो आखिरी वंश होता है लोदी वंश, तो लोदी वंश एक अफगान वंश होता है, एक अफगान डायनेस्टी होती है। तो धीरे धीरे ये जो कबीले थे ये बहुत बड़ी पहुंच बना लेंगे शासन में और ये राजाओं को बनाने और हटाने का काम करने लग जाएंगे और अफगान भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएंगे। जब हुमायूं बादशाह बनता है तो हुमायूं के सामने भी 2 बड़े अफगान शासक होते हैं। गुजरात में एक ओर बहादुर शाह होता है तो बंगाल वाले इलाके में दूसरी ओर उसे सामना करना पड़ता है शेर शाह का और महमूद लोदी का। इसी क्रम में बहुत सारे युद्ध उसके होते हैं जो अफगानों के कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहला युद्ध उसका कालिंजर अभियान होता है जो कि 1531 के आसपास होता है। ये जो कालिंजर अभियान है ये रुद्र प्रताप देव के खिलाफ होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि रुद्र प्रताप देव जो है वो गुजरात के अफगानी शासक बहादुर शाह को सपोर्ट करता है। फिर आगे जाकर के हम देखते हैं कि वह देवरा का युद्ध होता है, जिसे दौरा का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि यूपी में एक जगह है। वहाँ पर महमूद लोदी से उसकी लड़ाई होती है जो अगेन एक अफगानी है और उसको हरा करके फिर सबसे आगे देवरा के पास ही एक छोटी सी जगह है चुनार। महमूद लोदी से जब वो लड़ाई लड़ता है तो वहीं पर एक जगह है चुनार। चुनार बेसिकली एक फोर्ट है, चुनार एक किला है जो कि गंगा नदी के पास स्थित है। चुनार यूपी में एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का मिलन होता है, जहां पर वाटरवे भी मिलेगा और जहां पर आपको एक प्रकार से रोडवे भी आपको मिलेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है चुनार।
और चुनार पर उसी समय पर शेर खान कब्जा कर लेता है, जिसे आगे जाकर के शेर शाह सूरी के रूप में जाना जाता है। तो चुनार को लेकर के हुमायूं और शेर खान के बीच में कशमकश का माहौल रहता है। फिर चुनार को छोड़ करके हुमायूं वापस आगरा चला जाता है, आगरा से वहां दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में एक दीन पनाह नगर की स्थापना करवाता है। इसी बीच में बहादुर शाह जो है, जो गुजरात का शासक था, उसका राइज होने लगता है और फिर बहादुर शाह के पीछे पड़ जाता है। बहादुर शाह को पहले गुजरात से बाहर भगाता है, गुजरात से बहादुर शाह मांडू भागता है, मांडू से भी उसको बाहर भगाता है और आखिरकार बहादुर शाह की पुर्तगालियों के एक जहाज में मौत हो जाती है। लेकिन अभी असली खतरा और असली चैलेंज जो है वो भी आना बाकी था, और वो खतरा था शेर खान का, जो आगे जाकर के शेर शाह सूरी के रूप में जाना जाएगा। अंततः 1539 का वो समय आता है, 1539 का वो समय आता है जब चौसा नामक स्थान पर, जो कि कर्मनाशा और गंगा नदी के संगम के पास स्थित एक जगह है बिहार में, चौसा, वहाँ पर अंततः शेर खान और हुमायूं की सेनाएं आमने सामने होती हैं और शेर खान और हुमायूं के सामने हुमायूं की सेना के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की हार होती है। ये हुमायूं की भारत में पहली हार है। हुमायूं जैसे तैसे करके वहाँ से अपनी जान बचाता है। वह अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाता है और जब वो गंगा नदी में कूदता है तो वहाँ पर एक निजाम नाम का व्यक्ति उसकी जान बचाता है। ओके, और इसी निजाम को हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया था और इसी निजाम के लिए उसने चमड़े के सिक्के भी चलाए थे। फिर हम आगे जाकर के देखते हैं कि इसके बाद हुमायूं फिर से अपनी आर्मी जोड़ता है और एक और युद्ध करता है कन्नौज वाले इलाके में। कन्नौज या बिलग्राम का जो इलाका होता है, यूपी में इलाका है, वहाँ पर एक निर्णायक लड़ाई होती है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और इस लड़ाई में भी हुमायूं की हार हो जाती है और इस लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है, हुमायूं को इंडिया छोड़ना पड़ता है। क्लियर। इसके बाद हुमायूं सिंध वाले इलाके में लगभग 1.5 साल तक भटकता है। इसी बीच में हमीदा बानो बेगम से उसका निकाह होता है, जिससे आगे जाकर के अकबर पैदा होता है। ओके, फिर वापस आता है हुमायूं और 1555 के आसपास एक लड़ाई लड़ता है हुमायूं, उसका नाम होता है मच्छीवाड़ा का बैटल, द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा का युद्ध। और इस युद्ध के द्वारा हुमायूं की भारत में वापसी होती है, पंजाब वाले इलाके में वापसी होती है। यहाँ पर शेर शाह सूरी का निधन हो चुका है और सिकंदर सूरी करके जो उसका उत्तराधिकारी है वो दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ है। तो उसी के लिए जो एक सेनापति होता है बैरम खान, जो हुमायूं है उसका एक सेनापति होता है बैरम खान। तो बैरम खान और सिकंदर सूरी के बीच में एक सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है 1555 में, और उस युद्ध में बैरम खान की जीत होती है और हुमायूं को वापस से दिल्ली का बादशाह बना दिया जाता है। तो ये हुमायूं की पूरी कहानी है। फिर हम सभी लोग जानते हैं कि हुमायूं की मौत कैसे होती है। तो हुमायूं की मौत उसके द्वारा बनाए गए महल, जो दीन पनाह महल या दीन पनाह नगर उसने दिल्ली में बनाया था, वहीं पर पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में वो होता है और लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद उसका जो मकबरा है वो दिल्ली में बनाया जाता है, और उसके मकबरे की सबसे खास बात ये थी कि वो बागों के साथ बनाया गया भारत का पहला मकबरा माना जाता है। उसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था और उसमें 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मकबरा है। वास्तुकला के तौर से अगर आप देखें, आर्किटेक्चर के रूप में देखें, तो एक बहुत प्रमुख वास्तुकला हुमायूं का था। तो ये पूरी कहानी थी। इन शॉर्ट में 2 मिनट इस स्टोरी को देखते हैं, फिर बात करेंगे हमसे सूरी की। चलिए दोस्त, यहां पर देखते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की। ओके, ये सब हम देख चुके थे, ये सारी बातें, कामरान का अस्कनी के बारे में, हिंदाल के बारे में, वी हैव ऑल सीन दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि बहुत सारी चुनौतियां थी उसके सामने, उसे अफगानों से निपटना था। पूर्व में शेर खान था और पश्चिम में बहादुर शाह, ईस्ट में शेर खान था और वेस्ट में बहादुर शाह से उसको निपटना था। हमने देखा था कि राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति थी, डायर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टेट थी। हमने देखा था कि साम्राज्य का प्रशासनिक एकीकरण करना था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो यूनिफिकेशन करना था पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य का। और एक और चुनौती थी भाइयों और षड्यंत्र से निपटना। कंस्पिरेसीज तो हमेशा होती ही रही हैं। क्लियर। इसके बाद फिर हमने देखा था उसके बहुत सारे युद्ध हुए थे, कालिंजर, जो अभी मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई। इन्हीं युद्धों को हमें एक बार ध्यान से देखना है और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं इन युद्धों को, ध्यान से समझिएगा चीजों को। सबसे पहली बात, कालिंजर अभियान। तो कालिंजर जो अभियान है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, 2 मिनट इसकी डिटेलिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात दोस्त मैं आपको और बता दूं कि आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर क्या ये हिस्ट्री मुख्य परीक्षा के काम आएगी। बिल्कुल ये मुख्य परीक्षा के काम आएगी। आप किसी भी एग्जाम का मेंस दे रहे हो उसकी ये काम आएगी। देखो, एक छोटी सी बात आप याद रखो, कंसेप्ट तो वही है,
जो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बाबर यहाँ क्यों आया, उसने यहाँ पर क्या काम किए, फिर हुमायूं कैसे आगे बढ़ा, हुमायूं के टाइम पीरियड पे क्या क्या स्ट्रगल उसे फेस करने पड़े, तो कंसेप्ट तो वही है ना। बस अब आपको करना ये है कि चूंकि ये जो हमारे नोट्स हैं ये पूरे के पूरे शॉर्ट नोट हैं, आपको बस ये करना है कि कोई भी एक अच्छे नोट्स, मैं बुक की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, बुक मत लीजिएगा, कोई भी अच्छे नोट्स जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे MPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी अच्छी कोचिंग के नोट्स हैं, दृष्टि के नोट्स हैं, आकार के नोट्स हैं, निर्माण के नोट्स हैं, तो कोई भी एक नोट्स आप पिक कर लीजिए और आप वहां से पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखो मेंस में सवाल यही आ जाएगा ना कि बिलग्राम के युद्ध के प्रभाव क्या हुए, पानीपत के युद्ध के प्रभाव क्या हुए, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे। ओके, उसके रीजन पूछ लेगा, उसका इफेक्ट पूछ लेगा और उसका रिजल्ट पूछ लेगा, यही चीजें पूछेगा ना आपसे। तो कंसेप्ट यही है, बस उसको ऐड ऑन कर लीजिए तो आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी साथ ही साथ। ओके, तो ये काम भी आप कर सकते हैं साथ में। तो सबसे पहले कालिंजर का अभियान था। कालिंजर अभियान 1531 में हुआ था और हम सभी जानते हैं कि ये प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ किया गया था। और क्यों किया गया था, उसका कारण वही था कि वह बहादुर शाह और अफगान को समर्थन करता था। और इसका परिणाम क्या हुआ था, तो इसमें हुमायूं की जीत हुई थी और फिर वो चुनार की ओर चला गया था। फिर हमने देखा था दौरा और देवरा का युद्ध जो कि 1532 में हुआ था, बैटल ऑफ दौरा या बैटल ऑफ देवरा, जो कि 1532 में हुआ था। और यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो एक तरफ हुमायूं था, एक तरफ हुमायूं था और दूसरी तरफ महमूद लोदी था। दूसरी तरफ कौन था, महमूद लोदी था, जो कि एक अफगान शासक था। और इस युद्ध का प्रमुख कारण यह था दोस्त, इस युद्ध का जो मेन रीजन था वो यही था कि जो महमूद लोदी था उसने जौनपुर नाम की जगह पर कब्जा कर लिया था। चूंकि इसने जौनपुर नाम की जगह पर कब्जा कर लिया था, यही कारण था कि इसे युद्ध करना पड़ा। और अल्टीमेटली परिणाम क्या हुआ, इसमें हुमायूं की जीत होती है और महमूद लोदी की कहानी खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद चुनार का प्रथम घेरा आता है। ओके, चुनार का पहला घेरा आता है। तो चुनार मैंने आपको बताया दोस्त कि चुनार बेसिकली यूपी में गंगा नदी के पास स्थित एक जगह है। और चुनार जो है वो एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर जल मार्ग और स्थल मार्ग का मिलन होता है, जहाँ पर वाटरवे और लैंड जो रोडवे है उन दोनों का मिलन होता है। और इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसे गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हुमायूं और अफगानी शासक शेर खान के बीच में युद्ध होता है। हुमायूं और अफगानी शासक शेर खान के बीच में युद्ध नहीं होता है, बेसिकली दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता है। एक तरफ शेर खान की आर्मी खड़ी रहती है और एक तरफ हुमायूं की आर्मी खड़ी रहती है। इसका परिणाम भी यही होता है कि दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, अग्रीमेंट हो जाता है। और अग्रीमेंट होने के बाद जो हुमायूं है वो दिल्ली और आगरा की ओर रवाना हो जाता है। और यहीं से एक गाना भी आता है कि टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे तेरा घाघरा। ओके, चलिए, तो समझौता हो जाता है और हुमायूं की आगरा वापसी हो जाती है। हुमायूं की आगरा वापसी इसी युद्ध के बाद हो जाती है। और हुमायूं इसके बाद दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में एक नगर की स्थापना करवाता है। उस नगर का नाम है दीन पनाह नगर। यहां से सवाल आता है दोस्त कई बार कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने करवाई, तो आप आंसर करेंगे इसकी स्थापना हुमायूं के द्वारा करवाई गई थी। ओके, तो इस युद्ध की कहानी भी यहां पर खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद होता है उसका बहादुर शाह से संघर्ष प्रारंभ। बहादुर शाह के साथ उसका कन्फ्लिक्ट प्रारंभ होता है, बिगिनिंग ऑफ द कन्फ्लिक्ट विद द बहादुर शाह। एंड वी ऑल नो दैट बहादुर शाह वाज अ अफगानी रूरल इन द गुजरात एरिया। तो बहादुर शाह एक अफगानी शासक था जो कि गुजरात के इलाके में था। ये पॉइंट ऑलरेडी हम सभी लोग जानते हैं। क्लियर, तो यहां पर पहला पॉइंट यह था कि गुजरात के शासक बहादुर शाह का ये पीछा करता है और उसका पीछा करते हुए ये पहले मालवा जाता है, मालवा से भागते हुए मांडू, और मांडू के बाद ये कहाँ पहुंच जाता है, मांडू के बाद चंपानेर का किला आता है जो कि गुजरात में है। याद रखिएगा, चंपानेर का जो किला है वो यूनेस्को विश्व विरासत का भी हिस्सा है और चंपानेर का किला बहुत ज़्यादा महत्व रखता था। द फोर्ट ऑफ चंपानेर वॉज अ बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्ट। कहा जाता है कि बहुत मजबूत किला था और इसको पार करना आसान नहीं होता था। तो जो बहादुर शाह जफर है, तो बहादुर शाह जो है, जो अफगानी शासक बहादुर शाह है,
तो उससे लड़ने के लिए हुमायूं पहले गुजरात जाता है, गुजरात से उसको हरा दिया जाता है, गुजरात से वो भागता है। गुजरात से भाग करके देखिए, अगर इसको कहानी को हम पकड़ें तो जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह सबसे पहले गुजरात जाए, गुजरात में ही रहता है। गुजरात से भाग करके वो मांडू जाता है, मांडू से भी हुमायूं उसको भगा देता है। वो चंपानेर के किले में जाता है, चंपानेर फोर्ट में जाता है जो कि गुजरात में है, और फिर अंततः वो पुर्तगालियों के पास जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है, जहां उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका पीछा करता रहा हुमायूं, और हुमायूं ने बहादुर शाह की कहानी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इसी बीच में कहा जाता है कि हुमायूं को जो राणा सांगा है, उनकी विधवा ने एक राखी भेजी थी और हुमायूं ने उनकी मदद की थी। तो रानी कर्णावती की जो कहानी हमने पढ़ी थी वो एक किंवदंती है, सत्य है असत्य है यह ऐतिहासिक स्रोत नहीं बताते हैं, पर कहा जाता है कि एक रानी कर्णावती हुआ करती थी, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, और चूंकि हुमायूं एक बहुत ही अच्छा इंसान था तो उसने रानी कर्णावती की मदद भी की थी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ग्वालियर की ओर और मांडू की ओर हुमायूं गया था, ये बात तो क्लियर है। इसके बाद उसका प्रमुख युद्ध प्रारंभ होता है, और जो होता है चौसा का युद्ध। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज दो सबसे बड़े युद्ध होते हैं। 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है। चौसा बिहार में एक जगह है, ये मैंने आपको बताया था, कर्मनाशा नदी के पास है। ओके, और हुमायूं और शेर खान के बीच में युद्ध होता है, हुमायूं और शेर खान के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें जो शेर खान है उसकी जीत होती है, और शेर खान इस युद्ध को जीतने के बाद एक उपाधि धारण करता है, और वो है शेरशाह। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शेर खान का नाम शेरशाह किस युद्ध के बाद हुआ था, तो आप आंसर करेंगे चौसा के युद्ध के बाद हुआ था। बैटल ऑफ चौसा के बाद जो शेर खान है उसका नाम क्या हो गया था, शेरशाह हो गया था। बैटल ऑफ चौसा के बाद जो शेर खान है उसका नाम क्या हो गया था, शेरशाह हो गया था। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर। हुमायूं ने यहीं पर, तो मैंने आपको बताया था कि जो हुमायूं है वो इस युद्ध में हार जाता है, और अपने घोड़े के साथ, क्योंकि कर्मनाशा और गंगा नदी का संगम चौसा वाले इलाके में है, तो अपने घोड़े के साथ वो गंगा नदी में कूद जाता है। और जैसे वो गंगा नदी में कूदता है तो एक निजाम नाम का व्यक्ति वहां पर होता है, और ये निजाम नाम का व्यक्ति जान बचाता है हुमायूं की, और आगे जल करके इसी निजाम नाम के व्यक्ति के सम्मान में चमड़े के सिक्के चलवाए जाएंगे, लेदर क्वाइन चलवाए जाएंगे, और इसे एक दिन का बादशाह बनाया जाएगा। इसे एक दिन का सुल्तान या बादशाह भी हुमायूं बनाएगा, सुल्तान नहीं बनाएगा, बेसिकली बादशाह ही बनाएगा। तो एक दिन का बादशाह किसे बनाया जाएगा, निजाम नाम के व्यक्ति को बनाया जाएगा। ये सारी बातें यही चीजें दिखाती हैं कि हुमायूं बेसिकली वाज अ वेरी गुड पर्सन एज अ पर्सन। अगर आप उसका कैरेक्टर स्टडी करेंगे तो कैरेक्टर के मामले में बहुत अच्छा इंसान था। दूसरी बात, वो हार नहीं मानता था, क्योंकि जब उसको बाहर निकाला गया उसने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करके वो वापस आता है। तो इस चौसा के युद्ध की कहानी ये है, और निजाम नाम के व्यक्ति की कहानी भी यहां से निकल करके आती है। अगला जो युद्ध है वो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है। ये 1540 में होता है, और आप जानते हैं इसी युद्ध के बाद हुमायूं है उसकी हार हो जाती है, और हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ता है। तो ये जो युद्ध है कन्नौज का युद्ध, इसमें हुमायूं, हिंदाल और अस्कनी साथ में लड़ते हैं, और एक तरफ शेरशाह होता है। इसमें शेरशाह की जीत होती है, और इस जीत के बाद भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इंडिया में सेकंड अफगान डायनेस्टी जो है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इंडिया में दोस्त सेकंड अफगान डायनेस्टी का स्थापना होता है। इंडिया में सेकंड अफगान डायनेस्टी बनती है, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है। पहला अफगान साम्राज्य कौन था, तो हम जानते हैं कि भारत का पहला जो अफगान डायनेस्टी थी वो लोधी वंश थी, वो लोधी डायनेस्टी थी। तो भारत का जो पहला अफगान वंश था वो लोधी वंश था, लोधी डायनेस्टी थी। और भारत का सेकंड अफगान वंश कौन होगा, दूसरा अफगान वंश कौन सा होगा, तो वो सूरी वंश होगा। कौन सा वंश होगा, वो शूरी वंश होगा। ये आपको याद रखना है, शूरी डायनेस्टी होगी, जिसकी स्थापना शेरशाह के द्वारा की जाएगी। और किस बैटल के बाद की जाएगी, तो कन्नौज और बिलग्राम के बैटल के बाद की जाएगी। इस युद्ध में चूंकि हुमायूं की हार हो जाती है, तो हुमायूं कई वर्षों तक, लगभग 1.5 वर्षों तक कहा जाता है, वो सिंध के इलाके में भटकता रहता है और फकीरों का जीवन गुजारता है। इसी बीच में उसे एक आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं, उसे एक
आप कह सकते हैं कि एक रिलीजियस उसे गुरु मिलते हैं जिनका नाम होता है मीर अली, और उनकी पुत्री होती है हमीदा बानो बेगम। उससे हुमायूं विवाह कर लेता है। तो हिंदाल वाले, सिंध और हिंदाल का जो इलाका है, उस इलाके में उसको हुमायूं की मुलाकात आध्यात्मिक गुरु मीर अली से होती है, और मीर अली की जो पुत्री है हमीदा बानो बेगम, उसकी बेटी होती है हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं निकाह करता है, और निकाह करने के बाद अकबर के रूप में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो कि आगे जाकर के भारत का एक ग्रेट एम्परर बनने वाला था, भारत का एक महान राजा बनने वाला था। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर याद रखना है, इस पॉइंट को। उसके बाद जो ईरान के शाह के दरबार में वो जाता है, और ईरान के शाह की मदद से वापस भारत में एंट्री करता है, और 1545 में काबुल और कंधार पर अधिकार कर लेता है, जहां पर उसका भाई है। पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसके दो युद्ध। मच्छीवाड़ा का बैटल जो कि 1555 मई में लड़ा जाता है, ये हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खान के बीच में लड़ा जाता है, और इसमें हुमायूं की जीत हो जाती है, और इसी जीत के बाद हुमायूं की भारत में एंट्री हो जाती है, और उसे पंजाब का हिस्सा मिल जाता है। और आखिरी में एक निर्णायक युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध, बैटल ऑफ सरहिंद, जो कि जून 1555 में लड़ा जाता है। इसमें हुमायूं नहीं होता, हुमायूं की जगह उसका जो सेनापति है बैरम खान, वो पार्टिसिपेट करता है। और बैरम खान की कहानी भी आप जानते हैं दोस्त, बैरम खान पिक्चर में आ चुका है, अकबर की स्टोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है बैरम खान। तो बैरम खान और सिकंदर सूरी के बीच में होता है, सिकंदर सूर के बीच में होता है, जो कि एक अफगान शासक होता है। इसमें सिकंदर सूर जो है वो हार जाता है, और वापसी होती है जुलाई 1555 में हुमायूं को पुनः दिल्ली का बादशाह बनाया जाता है। तो कहा जाता है कि हुमायूं एक ऐसा बादशाह था जो बादशाह रहा, फिर फकीर बना, और फिर बादशाह बना। तो राजा रंक राजा, ये कहानी हमने देख ली। 1530 में बाबर की मौत के बाद हुमायूं राजा बना, 1540 में कन्नौज का युद्ध हारने के बाद वो रंक बना, और 1555 में पुनः वो क्या बना मेरे दोस्त, तो पुनः वो बन जाता है दिल्ली का बादशाह, द किंग बादशाह। ओके, अभी फिलहाल बादशाह शाहरुख भाई है, ठीक है, तो ये बादशाह बन जाता है। अब बात करनी है कि अल्टीमेटली बात वही है कि जो आएगा उसका जाना जरूरी है। तो हुमायूं की मृत्यु भी होती है, और इसकी मौत होती है 1556 में। जैसे ही बेचारा बादशाह बनता है तो ज़्यादा दिनों तक वो सुख नहीं ले पाता है बादशाहत के, और उसकी मौत हो जाती है, और उसकी डेथ भी बड़े लड़खड़ाते हुए होती है। क्लियर, डेथ कैसे होती है, तो अभी देखा था हमने कि उसके द्वारा एक महल बनवाया गया था, दीन पनाह महल, जैसे दीन पनाह नगर भी लिखा रहता है कई किताबों में। तो दीन पनाह महल जो कि दिल्ली में था, तो उसी की लाइब्रेरी में वो था, पुस्तकालय में वो था। तो लाइब्रेरी में बुक्स जो सीढ़ी है, तो लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरने से उसकी मौत हो जाती है, और उसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद इसे दिल्ली में दफनाया जाता है, और जो हाजी बेगम के द्वारा इसे दफनाया जाता है, हाजी बेगम दफनाती है, और इसी की याद में जो हाजी बेगम है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाती है, जो कि उत्तर भारत की वास्तुकला शैली में एक नए दौर का प्रारंभ था। ये जो हुमायूं का मकबरा आप देख रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी खास बात आप देखिए, इसकी सबसे बड़ी खास बात है इसकी गुंबदें। इसमें बहुत सारी गुंबदें आपको देखने के लिए मिलेंगी, और संगमरमर का प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा, यूज ऑफ मार्बल आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी खास बात इसकी ये थी कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि गार्डन, ये देखिए दिल गार्डन हो गया, तो गार्डन वाली जो चीजें हैं दोस्त वो भारत में पहली बार आई थी। गार्डन वाली जो वास्तुकला है वो भारत में पहली बार आई थी, मतलब भारत में ऐसे मकबरों का निर्माण करवाया जाएगा। हुमायूं के मकबरे की खास बात ये थी कि हुमायूं का मकबरा एक ऐसा मकबरा था जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था, सुनो ना, संगमरमर मार्बल का प्रयोग किया गया था, पहली चीज। दूसरा, इसमें बागों का प्रयोग किया गया था, गार्डन्स बनाए गए थे, और ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मकबरे में, किसी टॉम्ब में गार्डन्स भी बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पर गुंबद तो आपको देखने के लिए मिल ही रहे हैं। तो ये खास बात थी। ये हुमायूं के मकबरे की फोटो है, अब भी आप देख सकते हैं कि कितना आलीशान मकबरा बनवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यही आसपास पूरा इलाका है, यहीं पर आपके निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह भी यहीं के आसपास है, तो ये पूरा इलाका है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे।
क्लियर। तो इस तरह से दोस्त हुमायूं की पूरी कहानी होती है समाप्त। तो ये थी हुमायूं की पूरी स्टोरी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे फैक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। सारे तो नहीं, सारे तो कभी कवर नहीं होते, पर मैक्सिमम फैक्ट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब आपकी बस एक छोटी सी ड्यूटी है कि प्लीज़ जाकर के घटना चक्र से क्वेश्चन लगाएं ताकि ये सारी चीज़ें आपसे बन जाएं। 2 मिनट के बाद हम वापस से स्टार्ट करते हैं शेरशाह सूरी। बस 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट। चलिए दोस्त, वापस से कंटिन्यू करते हैं और अब हम बात करने वाले हैं एक और महान शासक की, एक और ग्रेट एम्परर की, एक और ग्रेट रूलर की। क्योंकि अब हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं उसका नाम है शेरशाह सूरी। और जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, इनका नाम जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो इनका नाम प्रशासनिक सुधारों के लिए हम पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए पढ़ते हैं। और उसी तरह जब मुगल काल का आप इतिहास पढ़ते हैं तो मुगल काल में एक अकबर और दूसरा मुगल काल के बीच में जो शूर वंश का थोड़ा सा टाइम पीरियड आता है उसमें शेरशाह सूरी। इन दो लोगों को भी आप पढ़ते हैं किस चीज के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए। क्योंकि शेरशाह सूरी जो है उसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, एंड ही हैज़ अ वेरी गुड प्लेस इन द हिस्ट्री। क्योंकि उसे 4 या 5 साल का टाइम मिला था, सिर्फ 4 या 5 साल का टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड में उसे भी हर एक राजा की तरह षड्यंत्रों से निपटना था, हर एक राजा की तरह उसे सेना का विकास करना था, हर एक राजा की तरह उसे भी आर्थिक और प्रशासनिक सुधार करने थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म करने थे। पर 4 से 5 साल के इस पीरियड में ना सिर्फ उसने पूरे शासन में शांति की स्थापना की, हर जगह पर पीस एस्टेब्लिशमेंट किया, बल्कि कुछ कमाल के रिफॉर्म किए। और वो ऐसे सुधार थे जो अंग्रेजों ने अपनाए और जो अब तक भारत में चल रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, ये इतिहास में इसलिए अमर नहीं है कि ये बहुत बड़े सेनापति थे या सिर्फ बहुत बड़े कमांडर थे। याद रखना दोस्त, सिर्फ एक सेनापति कभी अमर नहीं होता। एक अच्छा शासक वही है जो एक अच्छा सेनापति भी है, कमांडर भी है, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी है, एक अच्छा प्रशासक भी है। तो इसीलिए सिविल सर्विस के एग्जाम में आप जब बात करते हैं तो यहां से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए। और शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड है वो कभी युद्धों के लिए नहीं जाना जाता, उसके कार्यों के लिए जाना जाता है, उसके रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। और कौन सा रिफॉर्म? खास तौर पर उसने 2 काम किए थे। एक काम उसने किया था भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में उसने बदलाव किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही काम किया था। और दूसरा उसका काम है लोक निर्माण का कार्य करना, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए उसको जाना जाता है। तो देखिए, युद्ध वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन रिदम बनाने के लिए मैंने युद्धों को यहाँ पर रखा है। इंपॉर्टेंट शेरशाह से जो प्रश्न निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए, उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म से प्रश्न निकल के आएंगे। जो प्रश्न आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे वो प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। फिर भी
एक छोटी सी कहानी मैं आपको शेरशाह की बताता हूँ। शेरशाह बहुत अच्छा सेनापति था और उतना ही अच्छा प्रशासक भी था। कहा जाता है शेरशाह के बारे में कि इसमें दोनों के गुण थे। इसमें एक शेर का गुण था और दूसरा इसमें लोमड़ी का गुण था। शेर का मतलब होता है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। ओके, ही वॉज अ वेरी ब्रेव, मैंने बताया कि आपको बहुत अच्छा सेनापति था। और दूसरा जो काम था कि वो लोमड़ी की तरह भी था। लोमड़ी का मतलब होता है जो चालाक होता है, वो बहुत ज़्यादा चालाक भी था, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर भी था। तो शेर और लोमड़ी का एक बहुत अच्छा मिक्सचर था शेरशाह सूरी। अब थोड़ी सी कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं तो शेरशाह सूरी जो है उसका संबंध जौनपुर के इलाके से है। जौनपुर में उसका जन्म हुआ था। उसके जो पिताजी थे, पापा थे, वो तो एक जागीरदार थे। वो एक प्रकार से आप कहें कि जमींदार किस्म के व्यक्ति थे। ओके, तो जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम फरीद था। फरीद, ओके, तो फरीद उसका नाम था। और फरीद जो है वो आगे जाकर के एक अफगानी शासक होते हैं बिहार और बंगाल के, लोहानी। तो लोहानी के यहाँ जाकर के यह काम करता है। एक बार ये क्या करता है कि शेर को मार डालता है फरीद। तो फरीद का जो नाम है वो शेर खान पड़ जाता है और ये उपाधि उसको बिहार और बंगाल का जो शासक है लोहानी वो देता है। तो लोहानी जो होता है वो फरीद को एक नया नाम देता है शेर खान, और आने वाले इतिहास में ये शेर खान के रूप में ही जाना जाएगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आगे जाकर के एक और युद्ध होता है। वो युद्ध होता है चौसा का युद्ध, जो हमने अभी डिस्कस किया, द बैटल ऑफ चौसा। और बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराने के बाद ये शेर शाह की उपाधि ले लेता है। तो पहले इसका नाम, सबसे पहला नाम इसका क्या था? फरीद, जो इसके बचपन का नाम था फरीद था। फरीद से इसका नाम शेर को मारने के बाद क्या हुआ? शेर खान हुआ। क्या नाम हुआ दोस्त? शेर खान हुआ। और अंततः इसका नाम क्या हुआ? शेर शाह हुआ चौसा के युद्ध के बाद। तो ये तो हो गई इसके नाम की कहानी। इसने जो अपनी एजुकेशन ली थी वो जौनपुर से ली थी, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, जिसे सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है। सिराज एक बहुत बड़ी जगह है जहां पर इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है, और आई थिंक ये ईरान के इलाके में जगह है जहां जो इस्लामिक सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा, इस्लामिक एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओके, तो शेरशाह की कहानी में मोड़ कैसे आता है? तो शेरशाह एक बहुत ही एम्बिशियस रूलर होता है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। तो शेरशाह की शुरुआत होती है बिहार और बंगाल में एक छोटे से सेनापति के रूप में। ये आगे जाकर के आर्मी में भर्ती होता है, और आपको जानकर के हैरानगी होगी कि ये बाबर ने जो एक युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध, बाबर ने एक युद्ध लड़ा था चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी के युद्ध में ये बाबर की आर्मी की ओर से लड़ाई भी करता है। फिर आगे जाकर के बंगाल और बिहार में ये कब्जा कर लेता है। बंगाल और बिहार में कब्जा करने के बाद चौसा और कन्नौज का युद्ध लड़ता है, और 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ने के बाद, 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज जीतने के बाद ये दिल्ली का तख्त संभालता है और दिल्ली का बादशाह बनता है, सुल्तान बनता है शेरशाह सूरी। इसके बाद इसकी कहानी में ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल फिर से कहाँ से आएगा कि इसके जो काम है ये बहुत बड़ी मात्रा में सुधार करेगा, ये पूरे के पूरे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ठीक करेगा, एक जप्ती व्यवस्था प्रारंभ करेगा जिसे टोडरमल पद्धति भी कहा जाता है, टोडरमल सिस्टम भी कहा जाता है। और इसी जप्ती व्यवस्था को अकबर आगे बढ़ाएगा, और ये चांदी, तांबा और सोने के नए सिक्के जारी करता है। चांदी का रुपया होता है, और रुपया आगे जाकर के आप जानते हैं वर्तमान में भारत में और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर उसकी करेंसी रुपया के रूप में ही जानी जाती है। तांबे का दाम और सोने की अशरफी जारी करता है शेरशाह सूरी। तो इसके बहुत सारे रिफॉर्म हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द हिस्ट्री। तो अगर हम इसके जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो जन्म 1472 में हुआ था, नॉट सो इंपॉर्टेंट। कहाँ पर हुआ था? जौनपुर में हुआ था। जौनपुर जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है। फिर से बता दूं कि सिराज इस्लामिक एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है, और शायद ये ईरान में है, एक बार कंफर्म कर लेंगे। तो ईस्ट पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो जिस तरह से ईरान में इस्लामी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर सिराज में है, तो उसी तरह जौनपुर भी इस्लामिक एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो इसी कारण से इसे सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है जौनपुर को। इसका प्रारंभिक नाम फरीद होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका स्टार्टिंग में नाम क्या होता है? फरीद होता है। और
इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी, द्वितीय अफगान वंश, सेकंड अफगान डायनेस्टी की स्थापना का श्रेय जाता है। अगर हम उपाधियों की बात करें तो सबसे पहली उपाधि थी शेर खान, जो कि बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के द्वारा इसे दी गई थी। तो बहार खान लोहानी ने इसको शेर खान की उपाधि दी थी, इसको शेर खान का टाइटल दिया था। और कारण हम सभी लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि इसने एक शेर को मार दिया था, तो उससे इंप्रेस होकर के जो बहार खान लोहानी था उसने शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। फिर दूसरा पॉइंट हमें यहां पर देखने को मिलता है हजरते आला। इसने हजरते आला की उपाधि भी धारण की थी, पर एग्जाम में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेर शाह, और 1539 में आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा, 1539 में आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। आई थिंक ये बातें आपको याद हो गई होंगी, याद रखेंगे। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जन्म जौनपुर में हुआ था, और जौनपुर का आपको पॉइंट ये याद रखना है कि जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है, सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इसके बचपन का नाम फरीद था। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि बहार खान लोहानी ने इसको शेर खान की उपाधि दी थी। चौथा पॉइंट आप याद रखेंगे कि चौसा के युद्ध के बाद आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ये इसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके युद्धों की बात करें, फिर से बता रहा हूं, ये जो लिस्ट मैं आपके सामने दे रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, बस मैं आपको एक ऑर्डर बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहला चंदेरी का युद्ध था, और चंदेरी के युद्ध में ये बाबर की आर्मी की तरफ से लड़ा था, मतलब ये मुगल की सेना की ओर से लड़ा था। तो याद रखना, कहा जाता है कि चंदेरी के युद्ध में, चंदेरी के बैटल में ये मुगलों की ओर से लड़ा, ये मुगलों की ओर से लड़ा, ये मुगलों की साइड से लड़ा। और वहीं चौसा के युद्ध में, वहीं चौसा के युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ा, अगेंस्ट दी मुगल, मुगलों के खिलाफ लड़ा। तो ये पॉइंट इसके बारे में कहा जाता है कि चंदेरी के युद्ध में जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, जो कि मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था, तो उसमें इसने बाबर की सेना का साथ दिया था, जो कि 1528 में हुआ था। ये हमने डिस्कस किया था, क्लियर। तो उसमें मुगलों की ओर से लड़ा था। चंदेरी के बाद चौसा का बैटल हम पूरी कहानी देख चुके हैं, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। चौसा के बैटल के बाद कन्नौज का बैटल, इसकी भी हम पूरी कहानी देख चुके हैं, यहां भी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्लियर। इसके बाद एक रायसीन आक्रमण होता है, और ये जो है ये शेर खान के इतिहास पर और शेर खान के कैरेक्टर पर एक धब्बा माना जाता है, क्योंकि रायसीन में इसने 1543 में अटैक किया, और उस समय वहां का शासक पेरूमल था, कौन, पूरनमल था, सॉरी, पूरनमल वहां पर रूल करता था। इसने धोखे से बहुत बड़ी मात्रा में पूरनमल और उसके साथियों को मारा था, और ये कहा जाता है कि शेर खान के पूरे चरित्र पर एक धब्बा माना जाता है, क्योंकि उसने धोखे से बहुत बड़ा नरसंहार किया था, बहुत बड़ा मसैकर किया था। तो रायसीन अटैक थोड़ा सा डिफेम करता है शेर खान के कैरेक्टर को। रायसीन के बाद जो अगला है मारवाड़ अटैक। मारवाड़ की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मारवाड़ अटैक के बारे में, जो कि 1544 में मालदेव के खिलाफ होता है, कहा जाता है कि मारवाड़ अटैक के बाद बहुत कठिन लड़ाई थी। राजपूत पावर का पहली बार एहसास हुआ था अफगानियों को कि इतना खतरनाक चैलेंज दिया था अफगानियों को। और कहता है शेर खान कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग पूरे भारत को ही गवा दिया था, क्योंकि उसको मारवाड़ का जो इलाका मिलता था उसके बदले में अगर ये युद्ध हार जाता तो पूरी की पूरी दिल्ली शेर खान के हाथ से चली जाती। तो दो बैटल ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक रायसीन का बैटल और एक मारवाड़ का बैटल। तो रायसीन के बैटल में दोस्त कहानी वही है कि रायसीन का जो युद्ध होता है ये शेर खान के कैरेक्टर पर एक धब्बा माना जाता है, एक ब्लैक स्पॉट माना जाता है ऑन द कैरेक्टर ऑफ शेर खान, बिकॉज इन दिस battle he actually defeated पूरनमल by using wrong tactics, clear। और दूसरी बात, मारवाड़ का जो बैटल है जो 1544 में होता है, जो मालदेव के अगेंस्ट लड़ा जाता है, ये बहुत टफ बैटल होता है। और इसके बाद अपना वो आखिरी युद्ध लड़ता है, और यह कालिंजर का युद्ध, बैटल ऑफ कालिंजर। ये इंपॉर्टेंट है एमपी के पर्सपेक्टिव से। तो शेर खान का आखिरी युद्ध होता है कालिंजर का युद्ध, और कालिंजर के युद्ध जो 1545 में लड़ता है, और इस युद्ध में कीरत सिंह के अगेंस्ट वो लड़ाई कर रहा होता है। ऑल्दो वो लड़ाई जीतने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर एक वेपन होता है, उस वेपन का नाम होता है उक्का।
उक्का नाम का एक वेपन होता है, देयर इज अ वेपन कॉल उक्का। बेसिकली एक प्रकार से ना एक कहा जाता है अग्नि बाण टाइप की कोई चीज, इसमें बारूद वगैरह लगा हुआ था। तो उक्का नाम का एक वेपन होता है, तो उक्का नाम के वेपन को ये फायर कर रहा होता है, तो वो वहां पर विस्फोट हो जाता है। एक प्रकार से ऐसा मान के चलिए कि अगर तोप आप चला रहे तो वहीं पर फट गई, तो उस कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उक्का नाम के यंत्र से इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में। तो ज्यादा समय उसे मिला नहीं। आप देखिए 1540 में राजा बनेगा और 1545 में मर जाएगा। लेकिन मैंने फिर से आपको बताया था कि शेर खान ना सिर्फ एक बहुत अच्छा सेनापति था, बल्कि एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, बल्कि एक बहुत अच्छा प्रशासक भी था। तो इसी कारण से यही एक रीज़न है कि उसने बहुत सारे रिफॉर्म किए। और शेर खान को जाना ही किस लिए जाता है? शेर खान को अपने सुधारों के लिए जाना जाता है। लेकिन उससे पहले इसकी मौत की कहानी को ख़त्म करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1545 में कालिंजर के पास उक्का नामक यंत्र चलाते हुए उसकी मौत हो गई थी, और उसकी मौत के बाद उसे दफनाया गया था सासाराम बिहार में। और इसका मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है, जो बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है, जो सैंड स्टोन का यूज करके बनाया गया है। ये सवाल पूछा जा चुका है कि सासाराम का मकबरा किस पत्थर से बना है, तो आंसर करेंगे बलुआ पत्थर से बना है। जो कि कौन सी चट्टान होती है, ये कॉमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि सैंड स्टोन कौन सी चट्टान होती है, आग्नेय होती है, रूपांतरित होती है, या फिर अवसादी होती है, मेटामॉर्फिक होती है, सेडिमेंट्री होती है, या फिर इग्नियस होती है? ये आप प्लीज़ बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और अब बात करते हैं हम इसके सुधारों की, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म बाय द शेरशाह सूरी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहला जो काम इसने किया, जिसके लिए जाना जाता है, वो है इसके भू राजस्व सुधार, वो है इसका लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म। जिस तरह से आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भी किस चीज़ के लिए जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी भी अपने भू राजस्व सुधारों के लिए जाना जाता था, वो भी अपने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म के लिए जाना जाता था। तो उसी प्रकार से जो शेर शाह सूरी है वो भी इसी काम के लिए जाना जाएगा, और ये बहुत अच्छे तरीके से रिफॉर्म करेगा। क्या क्या रिफॉर्म करेगा देखते हैं, और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। ओके, अब देखिए, जैसे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कंसेप्ट आपका यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। बस कुछ पॉइंट लिखना है तो नोट्स देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, सबसे पहला काम इसने ये किया कि इसने कर लगाए। तो कर कितना लगाया समझिएगा। इसने टैक्स को कितना लगाया? उपज का 1/3 हिस्सा, बस मुल्तान का जो इलाका था उसमें 1/4 ये टैक्स लेता था। अब कंपेयर करना अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह सूरी के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो टैक्सेशन था वो 50% था, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन शेर शाह सूरी ने जो टैक्स लगाया है वो 1/3 लगाया है। बस मुल्तान एक एक्सेप्शन था जहां पर 1/4 लगाया। अब इसमें एक अंतर और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी कृषकों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन शेर शाह सूरी ने हमेशा कृषकों की भलाई के बारे में सोचा। कहा जाता है कि जब वो लगान का निर्धारण करता था, जब वो टैक्स के अमाउंट को फिक्स करता था, तो वो सिचुएशन बहुत देखा करता था कि वहाँ पर सूखा वूखा तो नहीं आया है। तो ये एक अंतर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह सूरी के बीच में। तो हमने देखा दोस्त की जो टैक्स है वो कितना है, 1/3 टैक्स है, उपज का 1/3 हिस्सा ये कर के रूप में लगाया जाएगा। लेकिन मुल्तान के इलाके में जो टैक्सेशन था वो 1/4 था। अब सिस्टम ये था कि इसने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह किसको अलग कर दिया? मध्यस्थों को अलग कर दिया। जो मीडिएटर होते थे, मीडिएटर्स को अलग कर दिया, मध्यस्थों को अलग कर दिया। और इसने कहा कि देखिए भैया, नीचे किसान है, किसान के लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया। इसलिए कई किताबों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अंग्रेजों में जो टॉमस मुनरो आई थिंक मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, जिसके द्वारा रैयतवाड़ी सिस्टम को प्रारंभ किया गया था। तो रैयतवाड़ी की जो स्टार्टिंग है वो इस समय से हो जाएगी। और रैयतवाड़ी बेसिकली मुगलों और शेर शाह सूरी की व्यवस्था से ही प्रेरित थी, जो कि आगे इंडिया में आएगी। क्लियर? तो जो किसान थे, किसान सीधा टैक्स किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, केंद्र सरकार को देंगे। किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, केंद्र सरकार को देंगे। बीच में कोई नहीं होगा, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होगा, मध्यस्थ नहीं होगा। जैसे कि मुकद्दम नहीं होंगे, चौधरी नहीं होंगे, इन सारे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जमींदार नहीं होंगे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसने एक छोटी सी शर्त लगाई। उसने ये कहा कि ठीक है, जो टैक्स है
वैसे, लेकिन टैक्स लगाया कैसे जाएगा? तो टैक्स के लिए पहली बार ये काम इंडिया में होने वाला था कि उसने क्या किया, सबसे पहले जो पूरी की पूरी भूमि थी उसका सर्वेक्षण करवाया। उसका क्या करवाया? सर्वेक्षण करवाया, उसका सर्वे करवाया। क्या करवाया? उसका सर्वे करवाया। और इस सर्वे को कराने के लिए उसने एक नया टैक्स लगाया, जरीमाना। कौन सा टैक्स लगाया? जरीमाना। और जरीमाना भी एक प्रकार का कर होता था और ये तब लिया जाता था जब भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, सर्वे ऑफ लैंड किया जाता था। तो आखिर ये सर्वे किया क्यों जा रहा था? तो सर्वे इसलिए किया जा रहा था ताकि वो ये पता कर सके। उसने क्या किया था कि बेसिकली उसने एक भूमि को 3 भागों में डिवाइड करके रखा था, 3 पार्ट में। एक उत्तम भूमि होती थी, एक मध्यम भूमि होती थी और एक निम्न भूमि होती थी। अगर इंग्लिश में कहें तो एक बेस्ट हो जाएगी, एक मीडियम रेंज की हो जाएगी और एक लो रेंज की हो जाएगी। एक हाई फर्टिलिटी, मीडियम फर्टिलिटी और लो फर्टिलिटी लैंड के रूप में डिवाइड किया था। तो भैया अगर आपने भूमि को 3 भागों में डिवाइड किया है तो आपको यह पता कैसे पड़ेगा कि कौन सी भूमि उत्तम है, कौन सी भूमि मध्यम है और कौन सी भूमि निम्न गुणवत्ता वाली है? तो इन्हीं 3 काम के लिए उसने सर्वे करवाना स्टार्ट किया। उसने क्या किया? भूमि के बारे में जानने के लिए उसने सर्वे करवाना स्टार्ट किया, सर्वेक्षण करवाना स्टार्ट किया। पर यह सर्वे करवाने के लिए वह जरीमाना नाम का एक टैक्स लेता था और जो 2.5% होता था। 2.5% ये टैक्स होता था जो लैंड सर्वे के लिए लिया जाता था, जो भूमि के सर्वेक्षण के लिए दिया जाता था। दूसरा काम उसने ये किया कि सर्वेक्षण के अलावा उसने एक और छोटा सा काम किया। सर्वे के अलावा उसने एक और काम करना स्टार्ट किया और वो काम ये था कि उसने साथ ही साथ कर वसूलने के लिए एक और कर लगाया, मुहसिलाना। कई जगह अधिकारी भी लिखा रहता है पर एक कर था। मुहसिलाना नाम का एक टैक्स लगाया जो कि बस टैक्सों की उगाही करने के लिए होता था। जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे उनकी सैलरी निकालने के लिए होता था। तो 2 मिनट आप ध्यान से समझना। देखो, 1/3 तो वो वाला टैक्स है जो सीधा कहां पर जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। उसके अलावा 2 अलग से टैक्स और वसूले जाएंगे। एक टैक्स होगा जरीमाना नाम का कर, और जरीमाना क्यों लिया जाएगा? ताकि आप भूमि का सर्वेक्षण कर सकें, ताकि आप क्या कर सकें, ताकि आप लैंड का सर्वे कर सकें। और दूसरा होगा मुहसिलाना। कौन सा होगा? मुहसिलाना करके एक टैक्स होगा। और ये क्यों वसूला जाएगा? ताकि जो कर संग्रह करने वाले अधिकारी हैं, जो कि टैक्स कलेक्ट करने वाले, कर संग्रह करने वाले जो अधिकारी हैं, बेसिकली जो टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर हैं, उनको सैलरी दिया जा सके, उनका वेतन दिया जा सके। यही कारण था कि इसको भी रखा गया। तो देखिए, 1/3 तो एक्चुअल कर हो जाएगा, 1/3 तो आपका टैक्स लगना ही है। उसके अलावा जरीमाना और मुहसिलाना नाम के 2 अलग से टैक्स लगाए गए थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सवाल आ जाएगा जरीमाना कर का संबंध है, तो आंसर कर दीजिएगा शेर शाह सूरी के शासनकाल से इसका संबंध है, जो कि भूमि के सर्वेक्षण के लिए लिया जाता था, जो कि लैंड के सर्वे के लिए लिया जाता था। उसके अलावा दूसरा उसने ये काम किया कि जब उसने सर्वे करवाया तो उसने सोचा कि यार हमें भूमि के बारे में पता तो पड़े कि आखिरकार भूमि कितनी है, कितनी नहीं है, क्या उसका हालात है। तो इसके लिए इसके शासनकाल में एक बहुत अच्छा व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था टोडरमल। क्या नाम था उस व्यक्ति का? टोडरमल। तो टोडरमल ने एक सिस्टम स्टार्ट किया, उस सिस्टम का नाम था जप्ती सिस्टम। क्या नाम था? जप्ती प्रणाली। और आगे जाकर के अकबर इसको अपनाएगा, क्योंकि अकबर के समय भी टोडरमल होगा, तो उसे जप्ती या टोडरमली पद्धति भी कहा जाता है। इसके लिए होता था, ये भूमि की पैमाइश थी, ये मेजरमेंट ऑफ लैंड था, जो कि 2 तरीके से किया जाता था। भूमि की पैमाइश की जाती थी गज ए सिकंदरी, जो कि सिकंदर सूरी ने चलाया था। दूसरा सन की डंडी, 32 अंकों का होता था, ये 32 अंक का होता था, 42 डिजिट का होता था। तो गज ए सिकंदरी और सन की डंडी का प्रयोग करके, भूमि की पैमाइश करवाई गई, मेजरमेंट ऑफ लैंड करवाया गया। और उसके अलावा एक छोटा सा काम यह किया कि इसकी इकाई रखी गई बीघा। कितने बीघा जमीन पिक्चर है यार? वो 1 बीघा जमीन, 2.5 बीघा जमीन, ठीक है, शायद ऐसी कुछ है। ओके, तो बीघा नाम की इसकी यूनिट भी रखी गई। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए तो जप्ती प्रणाली क्या थी। जो जप्ती प्रणाली, या आपसे मान लीजिए सवाल आ जाए कि व्हाट वाज द जप्ती सिस्टम,
जप्ती प्रणाली क्या थी या टोडरमली प्रणाली क्या थी? तो आप आंसर करेंगे जो जप्ती प्रणाली थे वो बेसिकली भूमि की पैमाइश की एक प्रणाली थी। इट वॉज अ लैंड मेजरमेंट सिस्टम अंडर द रूल ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि की पैमाइश का एक तरीका क्या था? जप्ती प्रणाली थी। गज ए सिकंदरी और सन की डंडी। और इसकी इकाई, इसकी यूनिट क्या रखी गई थी? बीघा। इसकी यूनिट क्या रखी गई थी? बीघा इसकी इकाई रखी गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? इसके बाद कुछ अन्य कार्य भी इसने किए, जैसे कि भू राजस्व के लिए इसने एक काम किया कि भूमि को 3 भागों में बांटा। ये जो लैंड होता था उसको 3 तरीके से बांटता था। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सर्वे किया ही क्यों जा रहा है? सर्वे इसलिए किया जा रहा है ताकि वो भूमि का विभाजन कर सके। अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है तो उसे उच्च हाई ईल्ड लैंड कहा जाता था, मध्यम है तो मिडिल ईल्ड लैंड कहा जाता था, और फिर निम्न भी उसे कहा जाता था। लो, और दूसरा काम उसने एक रय तय किया। रय, ये शब्द भी आता है रय। तो रय क्या था? रय बेसिकली आप ये मान के चलिए एक टैक्स रेट की जो रय है वो एक टैक्स रेट की टेबल थी। वो क्या थी? वो रय जो है वो टैक्स रेट की एक टेबल थी। रय वॉज अ टेबल ऑफ टैक्स रेट। तो रय में अलग अलग प्रकार के करों को डिफाइन किया जाता था कि कितना कर लगेगा, कितना कर नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें रय में डिफाइन की जाती थी। तो एक कर तालिका थी रय। ओके, उसके बाद नगद और अनाज के रूप में आप ये टैक्स दे सकते थे। आप चाहें तो आप नगद पैसा दे दीजिए, रुपया दाम या फिर अशरफी के रूप में, या फिर आप अनाज दे दीजिए। लेकिन शेर शाह सूरी ने फोकस किया था नगद पर कि उसे नगद चाहिए। क्लियर? और आखिरी में मध्यस्थों की समाप्ति की गई और 2 अलग से सिस्टम स्टार्ट किए, एक पट्टा और एक कबूलियत। ये पट्टा भी आपको रखना है कि एक पट्टा प्रथा और एक कबूलियत प्रथा। एक पट्टा सिस्टम और एक कबूलियत सिस्टम। बेसिकली पट्टा प्रथा ये होती थी कि पट्टा मतलब क्या हो गया? पट्टा मतलब हो गया कि किसान को एक जगह दे दी गई है, और कबूलियत का मतलब होता था कि किसान वादा करता था। देखिए, किसान वादा करता था सरकार से कि वो उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स देगा, वो उसे कर की एक निश्चित राशि अदायगी करेगा। तो कबूल करता था वो उस चीज को कि जब भी वो क्रॉप कल्टीवेशन करेगा तो कल्टीवेशन करने के बाद, कृषि करने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कर देगा, उसको टैक्स देगा, और इसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट उसे उस जमीन का पट्टा देती थी ताकि ये जमीन पर वो खेती कर सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त कि पट्टा और कबूलियत प्रथा को प्रारंभ किसने करवाया? तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा इसे प्रारंभ करवाया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। कहाँ क्या? ओके, और इन सब का परिणाम क्या होगा? तो इन सब का परिणाम होगा राजस्व में बढ़ोतरी और कृषक शोषण में कमी। अल्टीमेटली क्या होगा? जो आपका रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो फार्मर्स का जो शोषण है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो कम हो जाएगा। तो ये थी इसकी भू राजस्व प्रणाली। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, जैसे इसकी यूनिट थी बीघा, टोडरमल का नाम आप याद रखेंगे, गज ए सिकंदरी और सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था, पट्टा और कबूलियत प्रथा, जरीबाना, मुसिलान नाम का कर, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब कुछ और रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं। तो इसने कुछ और रिफॉर्म की दोस्त। और रिफॉर्म में सबसे पहली बात करते हैं सिक्के की। सिक्के, तो सिक्के के मामले में इसने चांदी का रुपया चलाया। चांदी का रुपया जो कि 178 ग्रेन का हुआ करता था, चांदी का रुपया चलाया। इसने तांबे का दाम चलाया जो कि 380 ग्रेन का हुआ करता था, और सोने की अशरफी चलाई, अशरफ जिसे कहा जाता था। तो बेसिकली दाम तांबे का सिक्का था, रुपया चांदी का सिक्का था, और अशरफ जो है वो सोने का सिक्का था। तो ये 3 बातें आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि रुपया नाम की मुद्रा का संबंध किस सुल्तान से है, या किस बादशाह से, या किस शासक से है, किस रूलर से रुपया संबंधित है। तो आंसर करेंगे शेर शाह सूरी। और चांदी का रुपया हुआ करता था, और कितने ग्रेन का? 178 ग्रेन का ये हुआ करता था। इसके अलावा उसने बहुत बड़ी मात्रा में सड़कों का निर्माण करवाया। अन्य सुधार में लोक निर्माण उसके कार्य आते हैं, पब्लिक वेलफेयर वर्क आता है, और इसके लिए उसने सड़कों का निर्माण करवाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करवाया। और इसी क्रम में एक बहुत बड़ी रोड थी ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की उसने मरम्मत करवाई थी, उसने रिजुविनेशन करवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड का।
ठीक है, याद रखिएगा उसने बनवाई नहीं थी, उसकी मरम्मत करवाई थी और उसमें कुछ पार्ट जुड़ा था। क्योंकि ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये प्राचीन इतिहास में भी, कौटिल्य के समय भी हमें इसका जिक्र मिलता है जब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। एंशियंट हिस्ट्री में इन अ टाइम ऑफ कौटिल्य दिस ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बेसिकली नॉन एज द उत्तर पथ। तो याद रखिएगा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण नहीं करवाया था, उसको रीजुविनेट करवाया था, उसकी मरम्मत करवाई थी शेरशाह सूरी ने। क्लियर। और इसे क्या नाम दिया था? सड़क ए आजम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सड़क ए आजम नाम दिया था, जो कि बंगाल से सिंध तक जाती थी, बंगाल से सिंध तक ये जाया करती थी। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत में इसका नाम उत्तर पथ था, डलहौजी ने इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया और वर्तमान में इसे NH1 और NH2 के रूप में जाना जाता है। तो देखिए प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में इसका नाम उत्तर पथ रहेगा। जब शेरशाह सूरी इसे ठीक करवाएगा तो उसका नाम सड़क ए आजम रखेगा और डलहौजी इसका नाम GT रोड रखेगा और वर्तमान में इसका नाम NH1 और NH2 के रूप में हम इसे जानते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ सड़कों के किनारे उसने सरायों का निर्माण करवाया था। ये एक प्रकार के रेस्ट हाउस हुआ करते थे जहां पर आप रुक सकते हैं, कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं और इन्हें साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता था। ठीक है, धमनियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भूल गया हूँ, तो इन्हें साम्राज्य की धमनियाँ भी कहा जाता था। याद बता देना थोड़ा सा धमनी के लिए क्या कहते हैं, तो ये वाला पॉइंट आप क्लियर कर दीजिएगा। तो धमनियाँ इन्हें कहा जाता था क्योंकि दोस्तों ये जो सराय हुआ करते थे, ये सराय बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। इन सरायों में जो लोग हैं वो आया करते थे और बहुत पानी वगैरह की सुविधा हुआ करती थी लंबी लंबी सड़कों के बीच में। तो बहुत सराय जो बनाए गए थे दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप डाक व्यवस्था भी की गई थी, पोस्टल सिस्टम भी बनाया गया था। तो बहुत बढ़िया एक प्रकार से आप कहें तो कैफेटेरिया वगैरह वाला फील यहाँ पर आता था। तो 1700 से ज़्यादा सराय बनाए गए थे शेरशाह सूरी के शासन काल में। ठीक है, और बहुत सुरक्षित मार्ग थे और कठोर इसका न्याय था। कहा जाता है जो अरबानी करके एक लेखक है वो लिखता है कि व्यंग के रूप में लिखता है कि अगर एक बहुत बूढ़ी औरत भी सोना रख करके जा रही हो, अपने सोना रख करके जा रही हो, तो उसे भी लूटने की कोई हिमायत नहीं कर सकता था। इतना सुरक्षित था ये ग्रैंड ट्रंक रोड का मार्ग, क्योंकि इसका न्याय बहुत कठोर था। शेरशाह सूरी का जो न्याय था वो बहुत ज़्यादा कठोर था। तो कहा जाता है बहुत सुरक्षित था और यही उसकी अचीवमेंट भी मानी जाती है। क्लियर। कुछ और सुधारों की अगर हम बात करें तो उसने पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया। ये एक काम किया था उसने, पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना कर दिया था। एक और सवाल यहां से निकल करके आता है, कन्नौज के निकट उसने सूर नामक नगर की स्थापना की थी। कन्नौज के पास उसने सूर नाम का एक शहर बसाया था। झेलम के निकट उसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है, झेलम के पास उसने रोहतासगढ़ का एक फोर्ट भी बनवाया था और पुराना किला और किला एक कोहना नाम की मस्जिद का निर्माण करवाया था। पुराना किला, दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था। पुराना किला और किला एक कोहना नाम की मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इतना करने के बाद अब सोचिएगा सिर्फ उसे समय कितना मिला है? सिर्फ उसे 5 वर्ष का समय मिला था, 5 साल का। अब आप कहेंगे सर 5 साल का समय तो बहुत होता है, तो आप देख सकते हैं 5 साल में हमारे यहाँ गवर्नमेंट काम करना नहीं सीख पाती है। ठीक है, और जबकि आर्मी पुलिस का सबका प्रोटेक्शन होता है, वहां पर 5 साल में इसने अपने पूरे इतने बड़े साम्राज्य में शांति व्यवस्था भी स्थापित की, पीस भी इस्टेब्लिश किया और शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद उसने इतने सारे रिफॉर्म किए। ओके, यही कारण है कि एक इतिहासकार होता है कीनी नाम का, कीनी लिखता है कि इस पठान ने अपने 5 वर्षों में जितना कुछ कर डाला उतना मुगल और अंग्रेज भी न कर सके। तो कहा जाता है कि 5 सालों में जितना काम कीनी ने कर दिया उतना मुगल और अंग्रेज ना कर सके। तो ये इसका महत्व था। तो याद रखना दोस्तों, जो शेरशाह सूरी था वो अपने सुधारों के लिए जाना जाता है, वो अपने रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसके रिफॉर्म का यूज़ मुगल्स करेंगे, उसके रिफॉर्म का यूज़ अंग्रेज करेंगे और भारत में भी उसके रिफॉर्म का यूज़ किया जाएगा। देखिए, जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में किसी व्यक्ति का नाम फेमस होता है तो इसी कारण से होता है कि उसका जो कंटेक्स्ट है, उसने जो किया है, उसका अभी कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट होना चाहिए। सो अगेन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी की भी हम बात कर सकते हैं, उसने भी एक रिफॉर्म किया था। उसके बाद शेरशाह सूरी और आगे जाकर के अकबर की हम बात करेंगे। इनका जो शासनकाल है वो प्रशासनिक सुधारों के लिए ही जाना जाता है। तो दोस्त, इस तरह से
आज के लेक्चर की हम कहानी यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल से हम बात करेंगे अकबर की और अकबर के बारे में डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। आई विश कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।